हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। सो आज के इस सेशन में मैं पॉक्सो की क्लास लेने वाली हूँ, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। ये एक्ट है 2012 का, और हम चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले टू अंडरस्टैंड दिस एक्ट, today I will not be going very thoroughly with this act. Okay, I'll just be giving overview of the entire act. ठीक है, जिसमें मैं पूरी डिटेल में भी इस एक्ट के नहीं जा रही हूँ, इनैक्टमेंट या फिर इसका एक्सटेंट कुछ नहीं। I'll just be telling you in a gist, in a summary way about पॉक्सो। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले पॉक्सो में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है चाइल्ड, उसके बारे में जानते हैं। हु इज अ चाइल्ड? चाइल्ड कौन आता है पॉक्सो के अंदर में? इसको डिफाइन किया गया है एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, अब ये जो चाइल्ड की डेफिनेशन है, अब आप लॉ में जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइल्ड का जो एज है वो काफी ज्यादा एक्ट में डिफरेंट दिया गया है। कहीं पे 16 इयर्स है, वो चाइल्ड है। बट जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हमारा है, दैट इज जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, वहां पे बताया गया है कि कोई भी पर्सन जिसने 18 इयर्स ऑफ एज, देखिए एक ना मेंटल एज होती है और एक आपका एज होता है जो आपके बर्थ के बाद आते हैं। तो जब हम लीगल सिनारियो में बात करते हैं तो हम मेंटल एज को नहीं लेते हैं, हम जो आपका रियल बर्थ है, बर्थ के बाद जो आपकी एज काउंटिंग होती है उसको लेते हैं। ठीक है, सो एक सेट बार ऐसा हो सकता है कि यू आर 24 एंड यू हैव द माइंड ऑफ 12 इयर्स, तो हम क्या उनको चाइल्ड लेंगे? तो ऐसा नहीं है। जब हम लीगली बात करते हैं तो इफ देयर इज अ पर्सन हु इज 18, उनका यदि सर्टिफिकेट या बर्थ के टाइम यदि वो 18 के हैं, तो वी विल बी टेकिंग दैट पर्सन एज अडल्ट। बट इफ ही और शी इज बिलो 18, तो हम लीगली उसको चाइल्ड मानेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो पॉक्सो है वहां पे चाइल्ड के परव्यू या जो अम्ब्रेला पॉक्सो में चाइल्ड का डेफिनेशन में मिलता है, वो उन सभी को मिलता है हु हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स। नाउ what are the rights versus needs as well as wants when we are dealing with POCSO? जानते हैं। सबसे पहले चाइल्ड राइट्स के बारे में यदि बात करेंगे तो हमारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो कि UNCRC है, उसके 54 आर्टिकल्स ऑल टुगेदर में दिए गए हैं चाइल्ड राइट्स में। उनके आर्टिकल 1 to 40 चाइल्ड राइट को डिफाइन करता है। Child rights can be broadly classified into 4 sets of rights. अब वो 4 sets of rights क्या है? It is regarding survival, development, protection as well as participation of the child. Now Article 41, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की यदि बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 41 to 54 it defines states responsibility towards child rights। क्योंकि ये DPSP के अम्ब्रेला में आता है आर्टिकल 41 to 54, तो वहां पे जो गाइडलाइंस स्टेट को मिलती है वो दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 41 to 54 में, जिसमें हम चाइल्ड राइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, या फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी चाइल्ड के प्रति क्या है उसको समझते हैं। नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस POCSO, that is what is child abuse. Child abuse अलग तरीके के होते हैं, इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। इट कुड बी इमोशनल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज एज वेल एज नेग्लेक्ट। ये सारे आपके चाइल्ड अब्यूज में आते हैं पॉक्सो में, इमोशनल, सेक्सुअल, फिजिकल, नेग्लेक्ट। बट जब हम स्पेसिफिकली जब हम पॉक्सो के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो वी बेसिकली डील विथ सेक्सुअल एंड फिजिकल अब्यूज मोरओवर। ठीक है, अदरवाइज चाइल्ड अब्यूज में तो आपके इमोशनल, सेक्सुअल, फिजिकल, नेग्लेक्ट सब आता है। बिकॉज आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ नेग्लेक्ट।
if two people who are parents of a child, उनकी judicial separation हुई है और they are in a state of divorce and they have a child, तो there is possibility कि वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, एक मिनट भी बात नहीं कर रहे, they are in their own tension, so that is their personal issues in their respective life, but that child, for example 5 years का उनके बच्चे हैं, तो that child is facing neglect, तो वो सारे तो definitely child abuse में होगा, वो यदि divorce या उनके parents का judicial separation हो रहा है तो of course emotional abuse तो है ही, but here when I talk about POCSO तो हम वहाँ पे focus emotional और neglect की ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, we are focusing more on sexual abuse. Now what is child sexual abuse? Child sexual abuse क्या होता है? Any act using a child for sexual gratification of by the more powerful person. अब more powerful person ये हो सकता है 5 साल के बच्चे हैं, उनके साथ child sexual abuse कर रहे कोई 18 या 20 साल का इंसान, ठीक है, या फिर be it their own family members, कई बार पॉक्सो के केस में फैमिली मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है, सो दे आर इन द डोमिनेंट पोजीशन. मोर पावरफुल पर्सन वही है कि वो जो इंसान उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है वो एक डोमिनेंट पोजीशन है. कमिंग फॉरवर्ड टू एक्ट्स ऑफ अब्यूज मे और मे नॉट इंक्लूड टच. Now when child sexual abuse takes place in the context of a relationship where responsibility, trust or power are abused by the perpetrator, इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है कि फॉर एग्जाम्पल 7-year चाइल्ड इज देयर, ठीक है, उनको टेक केयर करने के लिए उनके पेरेंट्स ने उनका एक जैसे आया होता है उनको रखा है कि उसको बच्चे को टेक केयर करना, और पेरेंट्स हैव गॉन फर्दर वन. अब यदि वो चाइल्ड का सेक्सुअल अब्यूज कर रहे हैं, सो what we are seeing that person was in a position of taking responsibility of the child, okay, and he or she had the trust or power, because trust parents have definitely hired them, and power is that now they are alone, that person only has to take care of the child. वो abuse करते हैं perpetrator का, are abused by the perpetrator. Now statistics on child sexual abuse, यदि हम child sexual abuse के स्टाटा देखें तो स्टडी ऑन चाइल्ड अब्यूज बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट 2007 से 13 का जो डेटा है वो स्टेट करता है कि मोर देन 53.22% ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया रिपोर्टेड वन और मोर फॉर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है, उसमें से 52.94% बॉयज हैं और 47.06% गर्ल्स हैं, और बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वली वल्नरेबल. जब हम पॉक्सो की बात करते हैं तो ये एक बहुत ही जेंडर न्यूट्रल लॉ है. यहाँ पे जैसे यदि हम आईपीसी में रेप के सेक्शन को पढ़ते हैं, ओके, सो 375 इज स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एनी मेल, ठीक है, वहां पे वो फीमेल को प्रोटेक्शन देते हैं आईपीसी में जब हम पढ़ते हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट पॉक्सो इट इज अ वेरी जेंडर न्यूट्रल लॉ. यहाँ पे आपका जो सेक्सुअल अब्यूज होता है इसमें ऐसा नहीं किया है कि सिर्फ लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है या सिर्फ लड़कों के साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है. इट इज फॉर बोथ ऑफ देम, ओके, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वली वल्नरेबल एज पर द स्टाटा, एंड मोर नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस इन एज ग्रुप ऑफ 12 to 15 years. जाहिर सी बात है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कई बार समझ नहीं आता होगा, ठीक है, एंड एक 5 साल के बच्चे के साथ यदि सेक्सुअल अब्यूज होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे डोंट इवन नो दैट दे हैव बीन अब्यूज्ड और देयर राइट्स हैव बीन वायलेटेड, समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन टू देम. सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट एक जो एज ग्रुप है 12 to 15 उनमें एक थोड़ी बहुत रैशनैलिटी भी आती है और साथ साथ उनमें थोड़ी अवेयरनेस भी आती है, बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं. सो it's quite obvious to guess or pretend to figure out this thing that why this reporting would be possible in the age group of 12 to 15 years rather than छोटे बच्चों में. Coming forward to 50% of sexual offenders were known to the child or were in possession of trust. ये बहुत ही sad part होती है कि mostly जब sexual offenses होते हैं तो वो कोई अजनबी नहीं करता. It's mostly the people you trust upon, you know. Okay, so this is what these statistics
has been given. Now coming forward with the National Crime Record Bureau statistics in 2016, ये बताता है कि a total of 1,06,958 cases of crime against children were reported, a rise of 13% from the previous year. यानी कि यदि पिछले साल 94,172 केसेस हुआ 2015, काफी पुरानी डेटा है ये, 2016 की बात कर रहा है, तो 13.6% राइज होना एक बहुत ही कंसर्न की बात है. ये बताया गया है एनसीआरबी के स्टैटिस्टिक्स में. ठीक है. There has been continuous progression in crime against children. A total of 36,022 children abuse were cases under POCSO Act 2012, which accounted for 33.68% of all cases of crime against children. In 95% cases of women and girl victim of rape, offenders were known to the victim. यहाँ स्लाइड के लास्ट में आपका चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो हेल्पलाइन है वो दिया गया है. आगे बढ़ते हैं. चलो. नाउ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज का जो मिथ है वो क्या क्या दिया हुआ है. चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के जो मिथ है वो ये है कि ये यूजुअली लड़कियों के साथ होता है. इट हैपेंस टू गर्ल्स यूजुअली. इट इज इजीली डिटेक्टेबल. यदि किसी के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो बहुत इजीली आप डिटेक्ट कर सकते हो. बहुत बड़ी मिथ है, क्योंकि when a child sexual abuse happen, many a time the child is not even aware that something of that sort has happened with them, and it does not occur in educated families. ये बहुत बड़ी गलत फहमी है. It has nothing to do with the social status as well as the educational status of the families. It always include physical contact. ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो फिजिकल कॉन्टैक्ट होना ही होना है. और बहुत बड़ी ये मिथ की बात है. इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड. डेफिनेटली इट कैन बी स्टॉप्ड व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड प्रॉपरली, व्हेन यू गिव प्रॉपर अवेयरनेस, और एक ऐसा आप कंफर्ट जोन करते हो वेयर चाइल्ड कैन कम एंड इजीली टेल. एंड इट्स मेनी अ टाइम इट जस्ट नॉट हैपन फ्रॉम आउटसाइड. Even the parents turn out to be perpetrators of many child sexual abuse victims, जो एक बहुत ही sad part है in itself. And it do occur with the girls wearing revealing dresses. ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मिथ है कि आपके कपड़ों की वजह से आपके साथ sexual harassment हुआ है. This is the biggest myth this world can ever have. तो all these are the myths which are related with the child sexual abuse. Now coming forward to the sign and symptom for identification of victim of child sexual abuse. आप पता कैसे करोगे कि किसी बच्चे का sexual abuse हुआ है? So there are simple techniques to identify that the child has suffered sexually, has been abused sexually. तो उसका क्या है? There would be injuries especially in the private part of the child. Okay, child walks and sits with difficulty, क्योंकि डेफिनेटली एक ट्रॉमा फेस करा है चाइल्ड ने, तो दे विल हैव डिफिकल्टी इन वॉकिंग, सिटिंग. देयर इज फैटिग एंड स्लीप डिफिकल्टीज. बच्चे में 24 घंटे टायर्डनेस रह सकता है और उनको सोने में बहुत तकलीफ होने जा रही है. दीज आर द सिंपल टेक्निक्स एंड सिम्टम्स यू कैन यूज फॉर आइडेंटिफाइंग इफ द चाइल्ड हैज बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड. ठीक है. ऑल ऑफ अ सडन यदि कोई बच्चे में चेंज आ रहा है तो देयर हैज टू बी अ बिग रीजन फॉर दैट. ओके. नाउ पुअर अटेंडेंस इन क्लास. ऐसा होता है यदि बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो बहुत ही बेड पे या तो सोए लेटे रहेंगे या सोएंगे नहीं, अपने अपने में रहेंगे, अकेले अकेले रहेंगे. ठीक है. क्लास नहीं जाना पसंद करेंगे, स्कूल नहीं जाना पसंद करेंगे, बात नहीं करना पसंद करेंगे. ठीक है. अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस. डेफिनेटली द ट्रॉमा इज वेरी बिग इन इटसेल्फ, और कई बार बच्चों को पता नहीं होता है what has happened, but definitely there is something which they would be, कहीं ना कहीं तो ये आएगा कि कुछ तो गलत हुआ है. So there would be very unexpected behavioral changes in the child. There is regressive behavior such as bedwetting. There could be such symptoms too. Okay. Now there could be sudden dislike from certain person or places. For example, if a child has been sexually abused by his caretaker, ठीक है, तो all of a sudden you would see that the child is having a withdrawal symptom, or the child is disliking that person. Very strong feeling. So this could also be a sign and symptom for the same.
सडन अक्यूमुलेशन ऑफ गिफ्ट, ये भी हो सकता है कि जैसे हमने कई सारी मूवी में भी देखा है ना, जैसे एक मूवी इन दैट आलिया भट्ट हैज सेड, मुझे क्लियरली वो सीन नहीं रिक्रिएट हो रहा है दिमाग में, बट इट वाज वेयर आलिया, इट वाज फ्रॉम हाईवे मूवी वेयर आलिया भट्ट सेड कि हर अंकल यूज्ड टू सेक्सुअली अब्यूज हर और उसको चॉकलेट ला देते. सो देयर कुड बी सडन अक्यूमुलेशन ऑफ गिफ्ट. Also, the child starts paying too much or too little attention to his or her appearance. This could be one of the reasons. So you have to see that all of a sudden काफी differences एक child में appear होने लग जाएगा, बहुत ही sudden और drastic changes हो सकते हैं. So these could be the symptoms for child sexual abuse recognition. आते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, यानी पॉक्सो के अमेंडमेंट पे बात करते हैं जो कि 2019 में हुआ था. नाउ द साइलेंट फीचर्स ऑफ पॉक्सो, इट टॉक्स अबाउट चाइल्ड. फर्स्ट, चाइल्ड क्या है? जो भी 18 ईयर्स से लेस है. यहाँ पे थोड़ा गलती है, इक्वल टू 18 ईयर्स नहीं है, 18 ईयर्स के हैं तो यू विल बी कंसिडर्ड एज एडल्ट बिलो 18 ईयर्स. There are different sexual abuse, definitely penetrative sexual abuse is there, aggravated sexual abuse is there, sexual harassment is there. Okay, mandatory reporting और recording process दी हुई है पॉक्सो में. false reporting के भी provision दिए हुए हैं. emergency medical care has to be taken, care and protection. These all are the silent features of the POXO Act. In case you are reading it or you are seeing this thing, I would recommend you to take a screenshot of this slide. It would be quite helpful for you. Moving forward to the offenses that are covered in the act, that is the POXO. इसमें penetrative sexual assault section 3 में बताते हैं POXO का. फिर section 5 talks about aggravated penetrative sexual assault. Section 7 talks about sexual assault. Section 9 talks about aggravated sexual assault. Section 11 talks about sexual harassment. Section 13 talks about using a child for pornographic purposes. Other than the contents mentioned above, the Act also recognizes that abetment and attempt to commit an offence under Section 16, even when unsuccessful, will be penalized. क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन में बताया जा रहा है कि यदि abetment या एक attempt किया जा रहा है to commit an offence, कौन offence? सेक्सुअल असॉल्ट हो सकते हैं, वो या तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, या फिर एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो सकता है, या सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, या फिर चाइल्ड को पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए कोई भी ऑफेंस का यदि अबेटमेंट भी, अटेम्प्ट भी किया जा रहा है उसको करने का, ऑफेंस करने का, बट यदि वो अनसक्सेसफुल हुआ फिर भी यू विल बी पेनलाइज्ड. यहाँ पे अब हमारा टाइप्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज दिया हुआ है, जिसमें से कॉन्टैक्ट अब्यूज के बारे. कॉन्टैक्ट अब्यूज क्या हो गया कि आपने बच्चे को के साथ एक्चुअल में कॉन्टैक्ट करके उसका सेक्सुअल अब्यूज कर रहा है. इट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 3, 5, 7 and 9 which talks about penetrative sexual assault, penetrative sexual assault, and there is also non-contact abuse which is dealing in section 11 and 13 which talks about exposing child to pornographic content. ठीक है. Now जब हमारा recent amendment आया है 2019 की, उसमें बात करी गई है penetrative sexual assault और aggravated penetrative sexual assault की. ठीक है. और यदि कोई इंसान पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो दैट पर्सन कुड बी इम्प्रिजन्ड बिटवीन 20 years ऑफ लाइफ अलॉन्ग विथ फाइन. ठीक है. यदि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट एक ऐसे बच्चे के साथ किया गया है जो कि 16 साल से कम है. एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का भी वही है. मिनिमम पनिशमेंट फ्रॉम 10 years to 20 years एंड द मैक्सिमम पनिशमेंट टू डेथ पेनल्टी. काफी हीनियस क्राइम है किसी बच्चे के साथ इतनी गंदी हरकत करनी, सेक्सुअल अब्यूज करना. डेफिनेटली डिजर्व्स अ वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड I am very favorable with the quantum of punishment which is provided in the POXO. Coming forward to mandatory reporting. Reporting करना बहुत ज़रूरी होता है. It is mandatory for every individual to report the cases of child sexual abuse. It is given in section 19. It is mandatory for police to register an FIR in all cases of child sexual abuse. Now, क्या हुआ यदि failure to report child abuse होगा तो क्या होगा? Any person who fails to report the commission of offence or who fails to record such offence
imprisonment which may extend 6 months or fine or both shall be awarded. ठीक है. Failure of person in charge of a company or institution to report offense allegedly committed by a subordinate, उनको imprisonment 6, यहाँ पे provisions दिए हुए हैं imprisonment और उनके fine का. ठीक है. False complaint or information provided by a child, no punishment shall be imposed on child. ठीक है. False complaint or false information against a child, punishment may extend to 1 year. यदि child ने false complaint कराया है तो फिर कोई punishment नहीं होगी child. Coming forward to the responsibilities for reporting. अब reporting कौन करा सकते हैं? Parents करा सकते हैं, public servant करा सकते हैं, child line करा सकते हैं, doctors, hospitals, competent authorities like school, hotel, hostels, etc., teachers, social workers, counselors, concerned adult, any child, general public कर सकते हैं. ठीक है. Now reporting में बहुत सारे people दिए हुए. For example, if a child is sexually abused by his own father or by her own mother, जो काफी सारे cases में बहुत ही दुखद सी बात है बट आती है, जिसमें एक बच्चे के खुद के फादर या ग्रैंडफादर या फिर अंकल या फिर मदर ने सेक्सुअली अब्यूज करा है, तो फिर क्या उस पर्सन के पेरेंट्स आके रिपोर्ट करेंगे? डेफिनेटली नॉट. तो यहाँ लिस्ट ऑफ पीपल दिए हुए हैं हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपोर्टिंग, तो कोई भी आके रिपोर्टिंग कर सकते हैं. ठीक है. पनिशमेंट क्लॉज फॉर नॉन रिपोर्टिंग. पर्सन इन द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सच एज प्रिंसिपल, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन इंचार्ज एक्सेट्रा कुड बी बुक्ड और चार्ज अंडर अबेटमेंट. यदि आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है तो पनिशमेंट तो दी ही जाएगी. सो दैट इज गिवन ओवर देयर. नाउ होम टू रिपोर्ट. अब रिपोर्ट करना किसको? हमने देख लिया कि रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, पेनल्टी भी लगेगी यदि आपने रिपोर्टिंग नहीं करी है, बट किसको करना है रिपोर्ट? तो रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, लोकल पुलिस को कर सकते हैं, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है उनको कर सकते हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को कर सकते हैं, चाइल्ड लाइन को कर सकते हैं, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स SCPCR को कर सकते हैं, और आप साथ साथ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स दैट इज NCPCR को भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं. रोल ऑफ स्कूल इन प्रिवेंटिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज. बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल का रोल, क्योंकि चाइल्ड ऑफकोर्स स्कूल में ही पढ़ता है. जब आप क्लास 12th में भी हो गए, आप 16-17 तक के ही होते हो, तो इफ अ चाइल्ड, जो कि इस एक्ट में मेंशन किया हुआ है, somebody who is below 18, तो डेफिनेटली आप स्कूल में पढ़ते हो. तो स्कूल का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है आपको सेक्सुअल अब्यूज के बारे में अवेयर करना. तो काफ़ी सारी अवेयरनेस वेबिनार्स लगती है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, वेर यू गेट टू नो अबाउट गुड टच, बैड टच. ये सारी स्कूल के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज को प्रिवेंट करने में. सो हियर इट हैज गिवन रोल ऑफ स्कूल इन एड्रेसिंग चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, क्रिएटिंग सेफ स्पेस फॉर डिस्क्लोजर, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस टू टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ एंड पेरेंट्स. डेफिनेटली कभी किसी बच्चे के साथ यदि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हो गया तो बहुत ये डेलिकेट मैटर होता है, तो आपके टीचर्स एज वेल एज नॉन टीचिंग स्टाफ को एक ऐसे वे में उन्हें इक्विप करा जाए कि वो भी उस चीज़ को नॉर्मलाइज वे में डील कर सके, एज वेल एज टू टेल द पेरेंट्स इन अ वेरी नॉर्मल वे. चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज मस्ट, इंक्लूडिंग सेफ रिक्रूटमेंट पॉलिसी, प्रोवाइडिंग अवेयरनेस टू चिल्ड्रन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एज वेल एज रिपोर्ट. हाँ, दोनों के बारे में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. आप बच्चे को बताओ भी, एज वेल एज यदि कुछ हुआ है तो फिर डोंट लाइक इट इज वेरी डिप्रेसिंग इन इटसेल्फ टू इवन इमेजिन दैट अ चाइल्ड हैज फेस्ड सच अ ट्रॉमा. तो वहाँ पे रिपोर्ट करने के लिए भी, if you instill negativity in a child कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हो गया, he or she will never open up. So it's very important that you protect the child as well as you make the child aware that he or she comes forward to report if something wrong has happened with them, if he or she has been sexually violated. Doing regular safety audits of school, including of staff infrastructures. These are the preventive measures that is expected of the school, and it is their responsibility while addressing child sexual abuse. Moving forward, अब किसी बच्चे के साथ यदि सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, किसी चाइल्ड के साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, so how you need to deal in that situation. So supportive behavior towards child victim, it talks about assure confidentiality to the child and talk with him or her with empathy. Empathy is very important. I'm not talking here about sympathy.
एम्पथी लाइक उस सिचुएशन में वो चाइल्ड कैसे फील कर रहा होगा, एज वेल एज आप उससे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल वे में उस चीज़ पे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको उस बच्चे ने अपनी बात शेयर करी है, यू आर टॉकिंग टू द एंटायर वर्ल्ड अबाउट इट। मे बी ही और शी वुड बी नॉट इन दैट सिचुएशन, मे बी क्या, डेफिनेटली अ ट्रॉमा हैज हैपेंड, ही और शी वुड नॉट बी इन दैट सिचुएशन कि 10 लोग उन पे बात करें, ठीक है। इन द केस हैज बीन रिपोर्टेड, टेक कंसेंट ऑफ द चाइल्ड। यदि कोई केस आप मतलब जो केस रिपोर्टिंग करना है, अदरवाइज इफ यू डोंट रिपोर्ट यू विल बी पेनलाइज्ड, बट आपको चाइल्ड का कंसेंट भी लेना है। नाउ if you are not the person who know how to deal with the child, it is advisable that you seek help from a child line if it is required. Okay. They are in a better position to deal in this situation. Medical examination of the child. There is possibility that the child is here penetrative sexual assault हुआ, तो technically the child has been raped, तो definitely यहाँ पे medical examination of the child ये बहुत important है। female child है तो there has to be the presence of a female doctor. report the offense, must मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द चाइल्ड। के बाद बच्चों का नाम डिस्क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें चाइल्ड को प्रोटेक्ट करना है। दिस एक्ट इज एंटायरली डिजाइन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड। सो ऐसा कुछ नहीं स्टेप करना जिससे बच्चे का ट्रॉमा और एग्जैजरेट हो। What are the unsupportive behavior toward child victim जो कभी नहीं करना चाहिए? That is blaming the child. You shouldn't blame the child. Like if something has happened, the child is already in a very traumatic situation, you shouldn't blame the child that he or she was responsible. You, like for example, the dressing has example was quoted, or that pointer was quoted, dressing a female child, that you were dressed in a certain way, that's why that happened. So that is a very negative approach in this situation, so that shouldn't ever be done. Ignoring the child when child complained about a person or incident, ये तो कतई नहीं होना चाहिए। आपको बच्चे ने आके बताया है कि उसके साथ कुछ हुआ और आप उसे इग्नोर कर रहे हो, okay, so you're not taking the child seriously, so this would deteriorate the mental condition of the child and should definitely not be practiced at all. Reacting in an extreme while child is disclosing the abuse. Example, you are the parents of the child, आपको बच्चे ने आके बताया पहली बात, it's very courageous act of the child to come and tell you that something of this sort has happened, और आप उन पे बहुत चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो, so that is a very negative approach. Sending the child back to the perpetrator. If the child has said that उसके अंकल ने उसके साथ मिसबिहेव किया है, सेक्सुअली अब्यूज किया है, और आप उसको चिल्लाते हो कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम हमेशा सबके बारे में गलत बोलते हो, यू आर सेंडिंग बैक टू द चाइल्ड, टू द परपेट्रेटर। नहीं तुम जाओ, ही और शी अंकल इज सो गुड, शी तो नहीं, ही दैट अंकल इज गुड, दैट इज अ वेरी नेगेटिव अप्रोच, यू शुडंट बी डूइंग। Talking about the abuse to others in front of child. First of all, a child, as I have already said again and again, is in a very traumatic situation. You are talking to everybody. Is the child even in that situation to even talk about it? Okay, so if you're talking to others, you are creating a very uncomfortable situation for the child, which you should definitely not do. Disclosing child's identity to media or other people. ये तो यही हुआ कि आपको एक स्टोरी मिल गई है and you want to just highlight it. It's like it's useless. You should never disclose child's identity to the media or other people, because already the child is facing something which is very traumatic in itself, and one should only have the supportive approach towards the child sexual abuse victim and not be in a situation कि आप उनके trauma को और exaggerate करें. With this I am ending this video session. I hope you liked it. आपको ये समझ में आया हो. I am literally looking forward for your reviews, your suggestion. This is my first teaching video in itself, so comments are very valuable for me, and do write in the comment section your comments. I would definitely read them. If you have any suggestions for me, please do let me know. I will be more than happy to take your suggestions and feedback, and if you liked it, give it a thumbs up and share with more people, because it will motivate me to make further lecture. And I will also be covering, if in case you want, the POCSO in entirety, in which I'll be going in depth of the POCSO. So this much for today. Thank you for watching. Have a great day.
and keep learning law and keep smiling.